नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। हम बात करेंगे सेट और नेट में क्या अंतर है, किसको जरूरी है, किसको नहीं जरूरी है, विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो को आप देखेंगे और अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। तो चलते हैं, विस्तार से बात करते हैं। हमने एक टेबल बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखे हैं, दूसरी तरफ सेट और नेट दोनों में जो मुख्य अंतर है उस अंतर को स्पष्ट करते हुए हम अपनी बातों को रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। सेट का पूरा नाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राज्य पात्रता परीक्षा। वहीं नेट का फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। सेट को कौन आयोजित कराता है, नेट को कौन आयोजित कराता है, ये भी हम देख लेते हैं। आयोजन सेट का देखा जाए तो राज्य की परीक्षा एजेंसी कराती है। यह राज्य के ऊपर निर्भर रहता है कि किसको इस एग्जाम को कराने के लिए दिया जाएगा। जबकि नेट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि यूजीसी द्वारा इस परीक्षा को कराया जाता है। हालांकि यूजीसी अलग अलग परीक्षा एजेंसियों को भी इसको सौंप देती है। कई परीक्षा एजेंसी अलग अलग समयों पर नेट के एग्जाम को कराती आई हुई हैं। शुरुआत में खुद यूजीसी कराती थी, बाद में सीबीएसई को दे दिया गया था, फिर एनटीए को दिया गया है। ठीक है, तो एनटीए वर्तमान समय में करा रही है। कितनी बार इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, सेट के मामले में अगर बात करें तो अनिश्चित है। हालांकि जब आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती उस राज्य में आती है तो उसके पहले ये एग्जाम कराया जाता है, पहले ही फॉर्म इत्यादि निकलते हैं और ये माना जाता है कि जो भी विद्यार्थी सेट क्वालिफाई करेंगे वो राज्य में निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के फॉर्म को भरेंगे, या फिर विधानसभा चुनाव के पहले इस तरीके के फॉर्म निकलते हैं। वैसे भी आपने महसूस किया होगा कि राज्यों में रोजगार के दृष्टिकोण से ज्यादातर वैकेंसीज विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते ही निकाली जाती हैं। तो सेट का जो एग्जाम होता है वो विधानसभा चुनाव के पहले या फिर उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पहले ये परीक्षा कराई जाती है। तो मोटे तौर पर हम देखें तो 2 से 3 वर्ष लग ही जाते हैं। किसी भी राज्य में आप अगर हों, खासतौर से हिंदी पट्टी की बात करें तो 2 से 3 वर्ष पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। अब लक बाई चांस आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो आपको फायदा होता है, नहीं होते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ता है। तो अनिश्चित है। कई बार जो भी राज्य सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहा है तो लगातार हर वर्ष सेट का एग्जाम होता है, नहीं तो मैंने जो कारण बताए हैं उन कारणों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम को कराया जाता है। जहां सेट की परीक्षा अनिश्चित तौर पर है, वहीं नेट के बारे में आप जानते हैं कि साल भर में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। 6-6 महीने पर इसका फॉर्म निकलता है और एग्जाम इसका होता है। इस चीज को आप अच्छे से जान रहे हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सेट किन किन राज्यों में निकलता है या फिर इसका एग्जाम कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर हमने हिंदी पट्टी और दक्षिण भारत दो हिस्सों में बांटा हुआ है। हिंदी पट्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खासतौर से जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं वो नेट अगर क्लियर नहीं है तो उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में नौकरी करना चाहते हैं, तो समय समय पर जो भी फॉर्म निकलते हैं उनका इंतजार करते हुए फॉर्म को भरते हैं। अभी तक हमने जो देखा है हिंदी पट्टी में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्यों में सेट के एग्जाम की चर्चा होती रही है। और रेगुलरिटी में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2-3 ऐसे राज्य हैं जो कि लगातार सेट का एग्जाम लेते रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ लेटेस्ट रूप में सन 2019 में लिया हुआ था, अब उसका एग्जाम होने वाला है। जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 15 जुलाई को, तो 21 जुलाई को इसका एग्जाम है। ठीक है, 2024 की बात कर रहे हैं। तो हिंदी पट्टी में ये सभी राज्य हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में सेट का एग्जाम होता है? तो उत्तर प्रदेश में सेट का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी सेट का पहले नाम स्लेट हुआ करता था। ठीक है, बाद में इसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से
जाना जाने लगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सेट का एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम सेट जैसे परीक्षाओं की चर्चा करते हैं तो विद्यार्थियों के मन में सवाल उठने लगते हैं कि सर हम इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, हम इसको फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, या फिर सेट और नेट दोनों अलग अलग है क्या है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आपको क्लियरिटी के साथ चीजें बता दी जाए। तो हिंदी पट्टी में आप देख रहे हैं कि आप 7-8 राज्य हैं जो कि रेगुलर तरीके से सेट का एग्जाम कराते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में नेट को ही वैलिड माना गया है, सेट के एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक दक्षिण भारत की बात है तो वहां पर भी फॉर्म निकलते होंगे, क्योंकि मैं हिंदी पट्टी से जुड़ा हुआ हूं तो मैं बहुत क्लियरिटी के साथ ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग सभी राज्य अपने उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सेट जैसी परीक्षाओं का आयोजन कराते रहे। दक्षिण भारत में आप देखेंगे भाषा का हो सकता है कि बाउंडेशन हो आपको कि इस भाषा में, जैसे कि उड़ीसा में आप जाना चाहते हैं तो उड़िया, तमिलनाडु में जाना चाहते हैं तो तमिल, केरल में जाना चाहते हैं तो मलयालम, इन भाषाओं का हो सकता है कि प्रतिबंध हो या फिर अनिवार्यता हो कि इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कई बार देखने में आता है, जैसे मैं बात करूं कि अगर आप हैदराबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ की भाषा बोली को आप सीख लिए या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिए और वहां पर सेट का एग्जाम हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप उत्तर भारत से होते हुए भी उसको दे सकते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का ये नहीं है कि इसी राज्य का होना चाहिए, बस आप उस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कीजिए और जो भी फॉर्म निकलता है उसको आप अप्लाई कीजिए। तो दक्षिण भारत में भी फॉर्म निकलते होंगे, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हिंदी की वजह से मुझसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज को जानते होंगे। बाकी अगर मैं हिंदी पट्टी की बात करूं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य हैं जहां पर कि सेट का एग्जाम होता है। अच्छा, सेट का फॉर्म कौन भरता है? जैसे आप देखेंगे कि दो राज्य हैं जो कि पहले एक थे, बाद में अलग अलग हो गए। जैसे एमपी का अगर सेट निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ के लोग भी भरेंगे, क्योंकि ये दोनों राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सीजी में निकलेगा तो एमपी के लोग भरेंगे, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं, तो नौकरी रोजगार के लिए लोग अंडमान निकोबार और कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं। ये तो आपस में पड़ोसी राज्य हैं, तो यहाँ पर जाना ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, कुछ जुझारू विद्यार्थी होते हैं जिनको कि हम कर्मठ और दृढ़ संकल्पित भी बोल सकते हैं, वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, तो वो इन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि कोई हिमाचल प्रदेश का है वो चला जाएगा तमिलनाडु सेट का एग्जाम देने, बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है ना, जुझारू लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेट में आप पड़ोसी राज्य के ही विद्यार्थी एक दूसरे में फॉर्म भरते हैं। बिहार, झारखंड का नाम अलग है। आप देखेंगे इसमें जो सेट का एग्जाम होता है उसको बेट कहा जाता है और झारखंड को जेट कहा जाता है। अभी फॉर्म भी निकला हुआ था, शायद अभी एग्जाम नहीं हुआ है। तो बेट और जेट की बात की जाए तो आपको सेट ही समझना है। तो उम्मीद है कि आप बारीकी से समझ गए होंगे कि किन किन राज्यों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि नेट क्या है। नेट पूरे भारत लेवल का है। ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी राज्य का कुछ बाउंडेशन नहीं है। एक बार आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया तो आप कहीं भी फॉर्म निकलेगा वहां एलिजिबल है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक के सभी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों इन पात्रता परीक्षाओं की जरूरत है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। अब सवाल उठता है कि कितना जरूरी है सेट और नेट, क्योंकि कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मैं तो नेट हूं, सेट भी मैं दूं क्या? अगर सेट नहीं दूंगा तो क्या मुझे प्राथमिकता नहीं दी जाएगी? ये सब सवाल उनके मन में आता है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं है। अगर आप नेट हैं तो सेट जरूरी नहीं है। सेट उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जो नेट नहीं क्वालिफाइड हो पा रहे हैं। तो राज्य ने ये व्यवस्था की है कि आप नेट नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम सेट हो जाइए, ताकि आप उच्च शिक्षा के लिए एलिजिबल हो जाए। ये केवल राज्य के लिए जरूरी है, जबकि नेट राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य है। ठीक है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें हम तो नेट की तरह ही सेट का भी पाठ्यक्रम है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बल्कि न के बराबर परिवर्तन है। आप हिमाचल प्रदेश का अगर सेट देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सेट देखेंगे, तो बस ऊपर में लिख दिया गया है कि राज्य पात्रता परीक्षा, बाकी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जो भी है नेट के सिलेबस को ही हूबहू उठा लिया गया है।
तो उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे कि सेट और नेट क्या है, इसका आयोजन कौन कौन कराता है, कितनी बार कौन परीक्षा होती है, किन किन राज्यों में होती है, ये परीक्षाएं क्यों कराई जाती हैं, कितना जरूरी है सेट। अगर आप नेट हैं तो क्या सेट जरूरी है? मैंने कहा कि नहीं जरूरी है। अगर आप नेट नहीं है तब सेट जरूरी है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम नेट की तरह ही सेट का है। आगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम करते हैं। अगर विषय की बात करें तो सेट उन्हीं विषयों में होता है जो यूजीसी द्वारा अनुशंसित होते हैं। आप अगर किसी महाविद्यालय से बीए एमए किए होंगे तो वहां पर हर विषय में एमए नहीं होता है। कुछ विषय विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित की जाती हैं, उनको मान्यता दी जाती है कि इसमें होगा। ठीक है, यूजीसी भी राज्य में होने वाले सेट परीक्षा के विषयों को अनुशंसित करता है, वो मान्यता देता है कि इन इन विषयों में आप परीक्षा करा सकते हैं। तो मोटे तौर पर आप देखें कि 8-10 विषयों में परीक्षाएं होती हैं। उसमें हिंदी तो एकदम से कंपलसरी अनिवार्य टाइप की है, होती ही होती है। लेकिन नेट की बात करें तो लगभग 83 विषयों में ये पेपर कराया जाता है। मतलब कि ये इसका क्षेत्र क्या है? विस्तृत है, जो कि यूजीसी से ही इसको कराया जाता है। लेकिन सेट का एग्जाम कराने के लिए अनुशंसित विषयों को मान्यता लेनी पड़ती है, जिसको यूजीसी ने दे दिया वही राज्य परीक्षा एजेंसी से परीक्षा करवाएंगे। एग्जाम पैटर्न की बात हम करें तो इसमें भी नेट की तरह ही पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 में कुल 50 क्वेश्चन, जो कि टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, रीजनिंग, जो भी आपका पेपर 1 है यूजीसी नेट का, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 2 में विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम यूजीसी नेट की तरह ही है सेट का भी एग्जाम, और दोनों को आप देख रहे हैं कि इस मामले में समान है। मोड की बात करें कि भाई एग्जाम किस मोड में कराया जाता है, तो इस चीज को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। कभी परीक्षा एजेंसियां ऑनलाइन कराते हैं, कभी ऑफलाइन कराते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिरकार इस बार किस मोड में एग्जाम कराया जाएगा। 2 ही मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी हाल ही में आपने देखा कि यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जाम कराया गया वो ऑफलाइन मोड में कराया गया, लेकिन जब ये पेपर कैंसिल हो गया, यानी कि री एग्जाम की बात आई, तो नोटिस में ऑनलाइन दिखा दिया गया। तो यहाँ पर बताना बड़ा मुश्किल है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, लेकिन पैटर्न यही होता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जो अलग अलग राज्य के विद्यार्थी हैं, जो उस संबंधित राज्य के विद्यार्थी नहीं है जहां से सेट का फॉर्म निकला हुआ है, उनके दिमाग में आएगा कि कैटेगरी का लाभ किसको मिलेगा। कैटेगरी का लाभ राज्य के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। राज्य के अनुसार जो भी आरक्षण होगा उसके आधार पर राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं विद्यार्थियों को कैटेगरी का लाभ मिलेगा। ध्यान रखिए, कैटेगरी का, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में ओबीसी हैं तो आप उस संबंधित राज्य में जनरल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अन्य राज्य के सामान्य वर्ग में विद्यार्थी आएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी हैं वो चाहेंगे कि एमपी का सेट भी निकाल लें, वो सीजी तक भी जा सकते हैं। ठीक है ना, या फिर बिहार झारखंड का भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था, क्योंकि बेरोजगारी का दौर है, तो जहां भी आसपास के पड़ोसी राज्यों में फॉर्म निकल रहे हैं विद्यार्थी फॉर्म को भर दे रहे हैं, ताकि एक सीट अपनी सुरक्षित रखें और इस समाज में अपने जीवंतता को बताएं। वरना अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको जिंदा लाश ही समझा जाता है, आपको माना जाता है कि आप किसी काम के नहीं है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार मैंने इस चीज को आभास भी किया है। जब भी मैं नई दिल्ली से घर जाता था तो लोगों को लगता था कि अब ये बर्बाद हो गया है, इसको अब नौकरी नहीं मिलेगी, इसकी एज बहुत ज्यादा हो गई। जबकि मैं आप सभी को बताऊं, जब मैं सिर्फ 26 साढ़े 25 साल का था तभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। लेकिन गांव में ये सभी उम्र वृद्धों के श्रेणी में माने जाते हैं। ठीक है ना, तो कई बार आप हतोत्साहित भी होते हैं। इसलिए जितने राज्यों में फॉर्म निकलते हैं आप आंख बंद करके उन फॉर्मों को भर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिपक्व लोगों में अभी माना जाता है कि 35 वर्ष बहुत ज्यादा एज नहीं है। अगर नौकरी नहीं मिली है तो 35 वर्ष तक आपको देना चाहिए, लोगों को समय देना चाहिए, और अगर इसमें आप सक्सेस हो जाते हैं तो फिर आपकी सार्थकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कैटेगरी का लाभ जो है वो संबंधित राज्य के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। इस चीज को क्लियर करके रखिए। लेकिन नेट की बात करें तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार का जो
आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पर यहाँ पर लाभ मिलेगा। प्रतियोगिता की बात करें, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अगर हम देखें कि किस परीक्षा में ज्यादा प्रतियोगिता है, तो सेट में कम प्रतियोगिता है, क्योंकि बहुत चुनिंदे लोग, जैसे कि मैं जुझारू लोगों की बात करूं, वही तमाम राज्यों में भर सकते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है कि उनका कहना है कि भाई नौकरी मिलेगी तो अपने राज्य में, नहीं तो हम और कोई काम कर लेंगे, क्योंकि तमाम तरीके की नौकरियां मिले, कक्षा 1 से लेकर आपको एमए तक पढ़ाने का अलग अलग प्रोसेस यहाँ पर है। तो कुछ लोग अपने ही राज्य में इंटर कॉलेज में अगर टीचर हो गए और दूसरे राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए तो नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि अपने राज्य में ही रहेंगे ठीक रहेगा। तो इसलिए इसमें प्रतियोगिता क्या है, थोड़ा कम है। और नेट में आप जानते हैं कि इसमें भारत भर के लोग शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतियोगिता ज्यादा होगी। पात्रता क्या है, पात्रता यही है कि आप एमए पास होने चाहिए, और इसमें वही 55% का क्राइटेरिया है, और कैटेगरी वाइज अलग अलग जो नेट का है वही सेट में भी क्राइटेरिया को अपनाया गया है। तो मोटे तौर पर सेट और नेट में क्या अंतर है, उस अंतर को हमने बता दिया, और आप सभी के मन में उठने वाले सवालों को अपने मन से जोड़ते हुए हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप जरूर कमेंट्स कीजिए, और मुझे लग रहा है कि 90% आप चीजों को समझ गए होंगे कि आखिरकार सेट और नेट है क्या। दोनों है उच्च शिक्षा के लिए, एक राज्य स्तर पर है और एक राष्ट्र स्तर पर है। अगर आप नेट क्वालिफाइड कर लिए तो फिर सेट की जरूरत ही नहीं है। आज जब मैं छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर था तो वहां पर हमारे कई कलीग नेट भी थे और कई कलीग सेट भी थे, तो दोनों छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे। अगर आप नेट हैं तो फिर इस झंझट में आपको पढ़ना ही नहीं, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको इस एरिया में भी जाना पड़ेगा। जल्दी से हम देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन को लिया हुआ है कि पात्रता की शर्तें क्या है। सेम टू सेम वही है कि स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 55% अंक होने चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए 50% है, ये वहां भी है और यहाँ भी है। और कहा गया कि न्यूनतम 50% के अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना है। इसके बाद कहा गया कि जो परिणाम है वो 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। यहाँ पर जो बताया गया, जो मेन चीज है, नोट जो है दिया गया कि आरक्षण का लाभ वही लेंगे जो संबंधित राज्य से होंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जगह पर आप अलग अलग जिन भी राज्यों में भर रहे हैं वहीं का लाभ वहीं के विद्यार्थी लेंगे आरक्षण का, दूसरे राज्य का नहीं लेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। और कहा गया कि कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जा रहा है तो बीच में यूजीसी द्वारा नेट के संबंध में जो जारी प्रोस्पेक्टस है, मार्गदर्शिका है, बुकलेट है, उसको माना जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सेट नेट पर क्या है, निर्भर है, वो अपने से कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकता है। और बाकी यहाँ पर बताया गया कि स्नातकोत्तर उपाधि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त किए रहेंगे या फिर पास किए रहेंगे। परीक्षा के विषय के रूप में जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है, पेपर 2 जो है वो यूजीसी द्वारा अनुशंसित रहेगा। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दिया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 19 विषयों में अनुशंसित इसको मिला हुआ है, जिसमें हिंदी आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर ही है, 19 विषय यहाँ पर मौजूद है। अगर हम परीक्षा पद्धति की बात करें, पैटर्न की बात करें, ऑलरेडी हमने उस पर चर्चा कर ली है। प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपकी विश्वसनीयता रहे, ये न रहे कि मैं हवा में बात कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेपर 1 पेपर 2 है और वही सारी बातें जो हमने बता दी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप सेट और नेट के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। जहां तक बात है परीक्षा परिणाम की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेट में भी है कि 6% रिजल्ट ही बनता है, 6% लोगों को ही क्वालिफाई कराया जाता है जितने लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बातें रही, और बताया गया कि पेपर 1 और पेपर 2 में 40% अंक आपको हासिल करने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग 40-40%, ताकि आप क्वालिफाई माने जाएं। तो सेट में इस चीज का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपके दिमाग में सेट और नेट दोनों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी हम सेट की बात करेंगे तो आप उसको नेट का मानकर ही पढ़ेंगे, जब नेट की बात करेंगे तो सेट मानकर पढ़ेंगे। और कोशिश आपकी रहेगी कि आपका जो लक्ष्य है वो एक ही है, चाहे आप सेट के माध्यम से वहां पहुंचिए चाहे नेट के माध्यम से पहुंचिए, आपका लक्ष्य क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उच्च शिक्षा में योगदान देना है। तो रास्ते दो हैं लेकिन पहुंचना है वहीं पर।
ठीक जैसे आप अपने किसी गंतव्य स्थल पर जाते हैं तो जाने के कई रास्ते होते हैं, और करियर में भी देखेंगे, एजुकेशन में भी देखेंगे, एकेडमी में देखेंगे तो रास्ते वही हैं। या तो आप सीधी भर्तियों के माध्यम से चापलूसी से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, या फिर कड़ी मेहनत के माध्यम से पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी परीक्षाओं को पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। पढ़ाना आपको बच्चों को ही है, और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको लोग जानेंगे, आपको लोग समझेंगे। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आप कितना भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए, आपको जानने वाले कम ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर बातें बहुत रही, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपके मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।